हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। उसी क्रम में आपके 2024 का प्रश्नोत्तरी मैं कराने चल रहा हूँ साथी। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वह VLP क्वेश्चन। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सब आप लोग इसके विगत जितने पेपर हुए हैं विगत वर्षों में उनसे आप मिलान कर लीजिएगा और आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। साथ ही क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं क्योंकि सिलेबस सेमेस्टर कोई भी हो, हर सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ही सीमित होता है। चलते हैं आज की क्लास में पहले क्वेश्चन पर। मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो भाव भंगिमा के द्वारा होती है, संकेतों के द्वारा होती है, वाणी के द्वारा। कहने का मतलब इसमें डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड, निम्न में से कलम का पर्यायवाची नहीं है। कलम का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो कलम का पर्यायवाची इसमें से पूछा है पुंडरीक कलम का पर्यायवाची है, जलज भी है, सरोज भी है, पयोध नहीं है। क्या है? पयोध, यही हमारा क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा है, सी ऑप्शन सही होगा। तो पयोध बादल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलज, सरोज, पुंडरीक आदि कमल के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मृत्यु की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो उसको इसका एक शब्द क्या होगा साथी? तो चिकीर्षु होगा नहीं, मुमुक्षु होगा नहीं, यीशु होगा नहीं, क्या होगा? मुमुक्षु होगा। क्या होगा? मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौथा, अनौपचारिक स्थल है। अनौपचारिक स्थल, देखिए औपचारिक एक क्या है कि जहाँ पर चार दीवारी हो, एक नियमबद्ध तौर तरीका होता है, औपचारिक होता है। और जिसमें कोई नियमबद्ध तौर तरीका नहीं होता वो क्या होता है? अनौपचारिक। बैंक में भी नियम होते हैं, विद्यालय में भी नियम होते हैं, डाकघर में भी नियम तौर तरीका होता है, ये सब क्या है? औपचारिक है। लेकिन घर एक क्या है? अनौपचारिक स्थल है। घर क्या है? एक अनौपचारिक स्थल है। ठीक है, जबकि वहीं पर डाकघर, बैंक तथा विद्यालय औपचारिक स्थल होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। हिंदी का विराम चिन्ह मूलतः पूछा है। ठीक है, तो हिंदी का विराम चिन्ह मूलतः बी ऑप्शन होगा, पूर्ण विराम। क्या होगा? बी ऑप्शन, मतलब पूर्ण विराम। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न में छठा क्वेश्चन। ठीक है साथी, छठे क्वेश्चन में क्या है कि कबीर दास की यह जो है पंक्ति है, इसमें कहा है, कबीर दास जी ने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? किस कवि के विषय में कही गई है? तो मस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, उक्ति पंक्ति ज्ञानाश्री शाखा के श्रेष्ठ कवि कबीर दास के विषय में कही गई है। कबीर दास ने कहा है कि कागज को हम छुए ही नहीं है, कलम हाथ में गई ही नहीं है। तो कबीर दास जी ने यह बताया है। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो योग ऋण के बारे में देखिए, जो शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन सामान्य अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साथी,
9वां क्वेश्चन, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। तो मूल्यांकन के उपकरण क्या है? अवलोकन है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, परीक्षण है, सर्वेक्षण आदि मूल्यांकन के उपकरण हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का क्या है? तद्भव रूप लिखना है। 4 तत्सम शब्दों के तद्भव रूप क्या है? निम्न है, देखिए, तत्सम और तद्भव। तो अग्नि, अग्नि क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। दुग्ध हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। हरिद्रा क्या है? तत्सम शब्द है। भ्रमर क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन इस अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा, तद्भव शब्द। इस दुग्ध का तद्भव शब्द क्या होगा? दूध होगा। इस हरिद्रा का तद्भव शब्द क्या होगा? हल्दी होगा। इस भ्रमर तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? भंवरा होगा। ठीक है साथी। उसके बाद में अब चलते हैं आगे। आपको अगला क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। इसका पूछा है कि आंखें खुलना मुहावरे का क्या बताना है? अर्थ है। तो होश आना या सचेत होना, ये क्या है? मुहावरे का अर्थ है। चलिए, आता है लघु उत्तरी प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 ईस्वी को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। कब? 31 जुलाई 1880। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1880 में। प्रेमचंद जी का जन्म क्या हुआ, कब हुआ? 1880। 1880 में वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। मतलब मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनके पिता का नाम, मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? अजायब राय था, जो डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। प्रेमचंद की बचपन से ही साहित्य में दिलचस्पी थी। उन्होंने हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा है। ठीक है। प्रेमचंद ने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्य पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने कई कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे आदि लिखे हुए हैं। ठीक है। अब इनकी कृतियां के बारे में जानिए आप थोड़ा बहुत। देखिए, इनकी कृतियां क्या हैं? सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान इत्यादि इनकी क्या है? कृतियां हैं। ठीक है साथी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेखन से आप क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र लेखन का अर्थ होता है अंतर ज्ञान या व्यक्तिगत अवलोकन तथा या और अनुभव से लिखना है। इस स्तर पर शिक्षार्थी विभिन्न संरचनाओं, शब्दावली और शाब्दिक वस्तुओं के चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त करते हैं। इसलिए इस प्रकार की रचना को स्वतंत्र लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आता है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में देखिए, जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और से कार्य करने को प्रेरणा दे रहा है, तो उस प्रेरणार्थक क्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे करवाना, पढ़वाना, लिखवाना, चलवाना, ये सब क्या है? वाना वाना जितने आते हैं ये सब क्या है? देखिए, इसमें वाना 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 ऐसे शब्द आते हैं, तब सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि भाषा में मुहावरे की प्रयोग संबंधी सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए एवं उदाहरण द्वारा स्पष्ट उसकी पुष्टि कीजिए। मुहावरा शब्द क्या है? अरबी भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा ही कठिन है। यह अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मुहावरा पड़ा है। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली
सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। मुहावरे का काम किसी बात को इतनी खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में क्या है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन हमारा है, औपचारिक एवं अनौपचारिक कथन से साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक शब्द का प्रयोग उन बातों या मुहावरों के लिए किया जाता है जो अवसर या जगह के अनुरूप नियमों के अनुसार किए जाते हैं। वहीं अनौपचारिक शब्द का इस्तेमाल उन बातों या व्यवहारों के लिए किया जाता है जिनमें अवसर या जगह के मुताबिक नियमों का बंधन नहीं होता है। ठीक है। उदाहरण में देखिए, औपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन करना जरूरी होता है, वही अनौपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, औपचारिक भाषा में शिष्ट और विनयपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहीं औपचारिक भाषा में असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आता है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता के बारे में बताना है। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न है। मूल्यांकन, पहला पॉइंट है, मूल्यांकन से शिक्षा में सुधार होता है और गुणवत्ता बढ़ती। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मूल्यांकन से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा का पता चलता है। तीसरा पॉइंट है, मूल्यांकन से छात्रों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है। चौथा पॉइंट है, मूल्यांकन से छात्रों की रुचियां, योग्यताएं, क्षमताएं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियां आदि का पता चलता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, मूल्यांकन से अध्यापक की अपनी कमी का पता चलता है और वह अपने शिक्षण को बेहतर बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, हिंदी भाषा में उच्चारण अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। हिंदी भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियों के प्रमुख कारण निम्न है। वागेंद्रियों में विकार जैसे कष्ट, तालु, ओठ, दांत आदि अंगों में दोष। ठीक है। ये कष्ट नहीं, वो कंठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंठ। ठीक है। कंठ, तालु, ओठ, दांत आदि अंगों में दोष। अगला है, मनोवैज्ञानिक कारण जैसे भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि। तीसरा पॉइंट है, उच्चारण तत्व के ज्ञान का अभाव होता है। चौथा पॉइंट, ध्वनियों एवं शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी न रखना होता है। पांचवा पॉइंट है, क्षेत्रीय बोलियों का क्या होता है? प्रभाव होता है। छठा पॉइंट है, दोषपूर्ण आदत होते हैं। ठीक है साथी। आपकी क्लास यहीं पर आज 2024 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथी, ये खत्म होता है। ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और जो अपने दोस्तों को जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए साथी। ठीक है। आज लगभग 2016 से 2024 तक का मैं क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का करवा दिए हैं साथी। अब जो है नेक्स्ट डे से नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रश्नोत्तरी मैं कराऊंगा साथी। जैसे मैं हिंदी का पूरा करा दिया हूँ 2016 से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, आज अंतिम क्लास थी हिंदी प्रश्नोत्तरी की। ठीक है। मैं पूरा एकदम जैसे पेपर में आता है क्वेश्चन उसी तरीके से पूरा एक एक क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, अतिलघुत्तरी क्वेश्चन और लघुत्तरी क्वेश्चन सब करवा दिए। ठीक है साथी। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपको अगली क्लास में अगले सब्जेक्ट की प्रश्नोत्तरी करवाने के लिए मैं सब्जेक्ट जो रहेगा वो थंबनेल में आप लोग को दिखेगा साथी। कल मैं आपको करवाऊंगा अगला सब्जेक्ट। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास भी कीजिए। आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है साथी।